हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास पॉलिटिकल साइंस के 12वें क्लास 12 के छठे चैप्टर की बात 7वां चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं। आज ये 7वां चैप्टर है जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं दोस्तों हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें हम स्वायत्तता के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वायत्तता का मतलब होता है किसी चीज की मांग, यानी एक मांग होती है जो हर राज्य अपनी विशेषता के आधार पर कुछ मांग करते हैं, और यही क्षेत्रीय आकांक्षा में हमें पढ़ना है। ये दौर 1980 से लेकर के 90 का दौर था, जिस दौर में हमारे यहाँ हर राज्यों के अंदर कुछ स्वतंत्रताओं के लिए मांग उठने लगी थी। इसमें हम कई राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम अगर बात किया जाए तो हम इसमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पंजाब के बाद हम पूर्वोत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे। जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम अन्य जगहों पर भी चर्चा करेंगे। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में आपका असम के बारे में हम चर्चा करेंगे। असम के बाद पूरे चैप्टर में हम नागालैंड की भी मांग करेंगे, नागालैंड की भी बात करेंगे। नागालैंड के बाद हम लोग मिजोरम, मणिपुर की बात भी करेंगे। इसके अलावा हम दोस्तों आगे चल करके गोवा की चर्चा करेंगे। हम इसमें सिक्किम की भी चर्चा करेंगे और लास्ट में जा करके तमिलनाडु की भी बात करेंगे। इन राज्यों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग मांगे रखी थी। इसी मांग को हम क्या कहते हैं? स्वायत्तता कहते हैं। ये चैप्टर जो आपका है, ये चैप्टर टोटल मिला करके 4 नंबर का पूछा जाता है, और विशेष करके इस चैप्टर से हमने देखा है कि मैप ही पूछा जाता है। अक्सर इससे मैप पूछने की संभावना बनती है और मैप ही आता भी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोग क्षेत्रीय आकांक्षा में समझने की कोशिश करते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पे आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, और जब आपको समझ में आएगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। स्वायत्तता का अर्थ समझते हैं। ये अर्थ 2 नंबर में पूछा जाता है। कह रहा है कि भारत में सन 1980 के दशक को ही स्वायत्तता का दशक कहते हैं। ये अपने आप में दोस्तों एक MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि स्वायत्तता का काल किसे कहते हैं, या स्वायत्तता का दशक हम किसे कहते हैं। तो इस स्वायत्तता के दशक के अंतर्गत हम किनको रखते हैं? 80 के दशक को रखते हैं, यानी 1980 के दशक को हम क्या कहते हैं? एक स्वायत्तता के दशक के रूप में याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाता है कि स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। स्वायत्तता का अर्थ होता है कि किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष अधिकार की मांग करना। यानी अगर कोई राज्य है और जब वह राज्य कुछ विशेष चीजों की मांग करता है, इसे ही हम अधिकार कहते हैं। जो किसका अधिकार कहते हैं? स्वायत्तता का अधिकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? यानी आपने समझ लिया होगा कि स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है। तो राज्य, जब किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष मांग की जाती है, उसी को स्वायत्तता कहते हैं। देश में कई हिस्सों में ऐसी मांग उठाई गई। कुछ लोगों में अपनी मांग के लिए हथियार भी उठाया। कई बार तो संकीर्ण स्वार्थ यानी छोटे स्वार्थ की वजह से विदेशी प्रोत्साहन आदि के कारण क्षेत्रीयता की भावना जब अलगाव का रास्ता पकड़ लेती है, तो यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये गंभीर चुनौती बन जाती है। कई बार क्षेत्रीय डिमांड हमारे लिए क्या होता है? नुकसान भी करने लगता है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अब पूछा जाता है कि क्षेत्रीय आकांक्षा से क्या समझते हैं? तो एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांग को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझा जा सकता है।
यानी जब कोई राज्य अपनी भाषा, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांग को क्षेत्रीय आकांक्षा के रूप में समझा जाता है, ये मांग करते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षा के प्रमुख कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण है, किस किस के आधार पर क्षेत्रीय आकांक्षा की मांग की जाती है? ठीक है, तो पहला है इसमें धार्मिक विभिन्नता। धार्मिक विभिन्नता के आधार पर क्षेत्रीय मांग की जाती है। इसके अलावा सांस्कृतिक विभिन्नता है, इसके अलावा भौगोलिक विभिन्नता है, राजनीतिक स्वार्थ है, असंतुलित विकास है और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की इच्छा है। इन सबके आधार पर क्या किया जाता है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ जाती है और क्षेत्रीय स्तर पर जो राज्य होते हैं वो अपनी कोई ना कोई विशेष मांग रखने लगते हैं। इसी मांग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षा या स्वायत्तता के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है यहाँ पर दो शब्द आता है, एक क्षेत्रवाद और एक पृथकतावाद। कि क्षेत्रवाद और पृथकतावाद से आप क्या समझते हैं? तो क्षेत्रवाद यानी किसी खास क्षेत्र के आधार पर जब हम किसी चीज की मांग करते हैं तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। और किसी राज्य में रहते हुए एक राज्य की अलग मांग करते हैं, यानी किसी देश में रहते हुए एक अलग देश की जब हम मांग करते हैं तो उसे हम पृथकतावाद या अलगाववाद की संज्ञा देते हैं। क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक, आर्थिक एवं विकास संबंधी मांग उठाना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों पृथकतावाद होता है, यानी किसी क्षेत्र का देश से अलग होने की भावना होना या मांग उठाना क्या कहलाता है, पृथकतावाद कहता है। मतलब किसी क्षेत्र में रहते हुए अलग क्षेत्र की मांग कर देना पृथक की मांग हो जाता है। अब इसी के आधार पर दोस्तों आज हम सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की कहानी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्वायत्त राष्ट्र हुआ करता था, स्वायत्त रियासत था। पहले एक रियासत था जिस पर देशी रियासत था, जिस पर राजा हरि सिंह का शासन था। हमारे देश में जब अंग्रेज गए तो लगभग 565 रियासतें थी। उन 565 रियासतों में से एक रियासत जम्मू एंड कश्मीर भी था, जहां के राजा हरि सिंह था। और अंग्रेज जब गए तो जाते समय भारत में जो रियासतें थी उनके सामने 3 विकल्प दे करके गए। पहला विकल्प कि आप चाहो तो भारत के साथ मिलकर के एक रह कर सकते हो, दूसरा अगर आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हो, अगर आप चाहो तीसरी बात तो भारत में रहते हुए एक अलग देश की मांग रख सकते हो, एक अलग देश के रूप में बना करके आप रह सकते हो। तीनों विकल्प दे करके चले गए। ऐसी स्थिति में बहुत सारे देशी रियासतों ने भारत के साथ तो विलय करने का निर्णय ले लिया, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी थे जो भारत के साथ विलय करने को निर्णायक तौर पर तैयार नहीं थे, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर भी था। जम्मू कश्मीर ना ही पाकिस्तान में जाना चाहता था और ना ही वो भारत में रहना चाहता था। ये एक अलग ही स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहना चाहता था, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग खुद की समस्या थी। राजा हरि सिंह को इस बात की चिंता थी कि मैं एक हिंदू राजा हूं, अगर पाकिस्तान में जाता हूं तो कुछ समय के बाद पाकिस्तान के किसी मुस्लिम व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का राजा बना दिया जाएगा और मेरा पद खाली हो जाएगा, मेरे पास कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। भारत में अगर मिल जाते हैं तो भारत लोकतंत्र की बात कर रहा है, भारत शुरू से कह रहा है कि भारत आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक देश होगा, और ऐसे स्थिति में जब भारत एक लोकतंत्र होगा तो फिर हमारा राज रहेगा नहीं, और ऐसे में जो जीतेगा वही व्यक्ति शासन करेगा। ऐसे परिस्थिति में विकल्प के तौर पर केवल एक ही विकल्प बच रहा था। वो विकल्प क्या था कि स्वतंत्र हम रहें। हम स्वतंत्र रहेंगे तो हमारी गद्दी भी रहेगी, हमारी राज खानदानी प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। और ऐसे प्रवृत्ति में जम्मू कश्मीर में 3 तरह के लोग भी थे। लद्दाख जहाँ पे ज्यादातर बौद्धिस्ट लोग रहते हैं, अच्छा कश्मीर जहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, और जम्मू जहां पर ज्यादातर कश्मीरी पंडित लोग रहते हैं। ऐसे में 3 लोग यहाँ रहते हैं और तीनों ही परिस्थितियों में भारत में कुछ काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे स्थिति में अब देखिए अब क्या सवाल आता है, सवाल आता है कि यहाँ पर 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल है। पहला है जम्मू, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है लद्दाख। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर
का एक भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। जब 1947 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान के कबायलियों ने इस पर हमला किया और कश्मीर का एक हिस्सा उन्होंने क्या कर लिया, अपने पास रख लिया, जिसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान ने कश्मीर का भाग अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित भी कर दिया है। स्वतंत्रता से पूर्व जम्मू कश्मीर में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, जो मैं अभी बताया इसी की बात चल रही है, व्यवस्था थी जहां पर कश्मीर मुद्दा की समस्या की जड़ें थी। 1947 के पहले यहाँ राजा हरि सिंह का शासन था। वे भारत में नहीं मिलना चाहते थे। पाकिस्तान का मानना था कि जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम अधिक है वहां पर, तो इसे पाक में मिल जाना चाहिए। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि राजा पद छोड़ दें, और शेख अब्दुल्ला नेशनल कांग्रेस के नेता थे या कांग्रेस के करीबी थे। राजा हरि सिंह ने इसको अलग ही स्वतंत्र देश घोषित किया, तो पाकिस्तानी कबायलियों की घुसपैठ के कारण राजा ने भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी और बदले में कश्मीर के भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया। जब उन्होंने मांगा हमसे, तो हमने कहा कि हम भैया कैसे आपकी मदद करेंगे, आप तो एक स्वतंत्र देश हैं और स्वतंत्र देश के साथ अगर हम मदद करते हैं तो हम तो फिर फंस जाएंगे इसमें। फिर उधर से मान लीजिए पाकिस्तान के साथ कोई और देश खड़ा हो जाएगा, फिर युद्ध की स्थिति बन जाएगी। अगर आपको मदद ही लेनी है तो आप हमारे विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दीजिए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग होगा और हम अपनी सेना के साथ आपकी मदद करेंगे। ऐसे परिस्थिति में तो हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे में तथा भारत ने संविधान के आर्टिकल 370 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा भी उसे प्रदान किया। पाकिस्तान के उग्रवादी व्यवहार और कश्मीर के अलगाववादियों के कारण यह क्षेत्र अशांत बना हुआ है। यहाँ के अलगाववादियों की 3 मुख्य मांग होती है। पहली मांग है कि कश्मीर को अलग राष्ट्र बना दिया जाए, या कश्मीर का पाकिस्तान में विलय कर दिया जाए, या तीसरा बात होती है कि कश्मीर भारत का ही भाग रहा है परंतु इसे और अधिक स्वायत्तता दे दी जाए। इस प्रकार से कश्मीर में समस्या चलते रहता है और आज तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब कुछ बाहरी और आंतरिक विवाद भी है। पाक हमेशा कश्मीर पर अपना दावा करता है। 1947 के युद्ध में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाक के कब्जे में भी आया, जिसे आज हम आजाद कश्मीर या POK भी कहा जाता है। इसे 370 के तहत अन्य राज्यों से अधिक स्वायत्तता दी गई है। 1948 के बाद राजनीति में वहां परिवर्तन होता है। पहले CM शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार जन कल्याण के लिए काम किया। कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार और कश्मीर सरकार में मतभेद हो जाते थे। 1953 में शेख अब्दुल्ला बर्खास्त कर दिए गए और उसके बाद जो नेता आए शेख जितने लोकप्रिय नहीं हुए। केंद्र के समर्थन पर सत्ता में जरूर रहे पर धांधली का आरोप उनके ऊपर लगता रहा। 1953 से लेकर के 74 तक कांग्रेस का राजनीतिक पर असर रहा वहां पर। 1974 में इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला से बातचीत किया, समझौता किया और उन्हें CM बना दिया। इस प्रकार दोबारा नेशनल कांग्रेस को खड़ा किया गया। 1977 में बहुमत मिला, लेकिन 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत हो गई। जब इनकी मौत हो गई तो 1982 में ही शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद नेशनल कांग्रेस की कमान उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथ में चला गया। उन्होंने संभाल ली। फारूक CM बन गए और 1986 में केंद्र ने नेशनल कांग्रेस से चुनावी गठबंधन कर लिया और चुनावी गठबंधन करके आगे बढ़ते रहे। आज भी शेख अब्दुल्ला के ही वंशज है। पहले शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, आज वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। क्या नाम है? उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला आज वहां पर आज भी कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के बीच गठबंधन बना करके ही उमर अब्दुल्ला शासन कर रहे हैं। जब 2024 में वहां चुनाव हुआ तो वही वहां के आज वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। इस प्रकार हमारा जम्मू कश्मीर की समस्या थी और अब धीरे धीरे आगे निकल रही है।
इसके बाद दोस्तों हम दूसरा एक बात अब पंजाब के संकट को लेकर बात करते हैं। पंजाब दूसरा एक ऐसा राज्य था जो पंजाब जो एक अलग ही स्वायत्त की बात करता था। पंजाब तो शुरू से था, पहले हम बृहद पंजाब कहते थे। बृहद पंजाब के अंदर आज का पाकिस्तान का पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये सब मिला करके एक बृहद पंजाब हुआ करता था। यहीं पर 1920 के दशक में और 1921 में एक अकाली दल का गठन किया गया। अकाली दल आया और ये अकाली दल पंजाब में भाषा के आधार पर किसके आधार पर, भाषा के आधार पर स्वायत्तता की मांग करने लगा। भाषा के आधार पर स्वायत्तता की मांग करने लगा। किसकी? स्वायत्तता की मांग करने लगा। और इसी के आधार पर धीरे धीरे जब आगे बढ़ा गया तो 1966 में बृहद पंजाब से, जो पहले एक बार तो बट चुका था 1947 में, अब जो पंजाब बचा था बृहद पंजाब, उसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को बाहर निकाल दिया गया और जो बच गया वो अपना ओरिजिनल पंजाब अपने भाषा के आधार पर बच गया। इसी की कहानी दोस्तों आज हम लोग को करना है। 1920 के दशक में गठित अकाली दल, जो 1921 में इसका गठन हुआ, ने पंजाबी भाषा क्षेत्र के गठन के लिए आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रांत से अलग करके 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को अलग किया गया और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को भी अलग कर दिया। यानी एक पहाड़ी क्षेत्र के आधार पर हिमाचल प्रदेश और हिंदी भाषी क्षेत्र के आधार पर हरियाणा, दोनों को अलग किया गया और पंजाब के पंजाबी प्रांत पर रख दिया गया। इस प्रकार दोस्तों अकाली दल ने सन 1973 के आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कही कि अब जो पंजाब बचा है वहां पर अधिक स्वायत्तता की मांग होना चाहिए। उठी कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान की भी मांग की और कुछ चरमपंथी, अब देखिए यही जो अकाली दल था ना, यहाँ पर ये जो अकाली दल था, ये जो अकाली दल का 1973 में जब आनंदपुर साहिब में सम्मेलन होता है तो यहाँ पर अकाली दल दो हिस्सों में बट जाता है। एक वो जो चरमपंथी होते हैं, जो अपने चीजों को ले करके बहुत ज्यादा उग्र होते हैं, चरमपंथी कहिए या उग्रपंथी कहिए इनको, और कुछ लोग भाषा के आधार पर शांत थे जिन्हें हम नरम पंथी कह सकते हैं। तो ये लोग अपनी पंजाबी स्वायत्तता की मांग कर रहे थे और इन लोगों ने उसी में से एक अलग खालिस्तान की मांग कर दिया। खालिस्तान की मांग अलग कर दिया और यही खालिस्तान की मांग ने आगे चलकर पंजाब में संकट को जन्म दे दिया। ठीक है, किसको जन्म दिया? संकट को जन्म दे दिया। इस प्रकार देखा जाए तो अब देखिए क्या होता है। तो स्वायत्तता की मांग की उठी, कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग की और कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की मांग की। क्या कहा? खालिस्तान बनाने की मांग की। इसी बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हमें देखने को वहां मिलता है। 1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपंथी लोगों का नियंत्रण हो गया और इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। सरकार ने जून 1984 में उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए एक सैन्य कार्रवाई किया। इसी सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया, जिसमें बहुत सारे सिख भी मारे गए। अब ये सिख जो मारे गए ये काफी नाराज हो गए और नाराज होकर के इन्होंने ही बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को गोली मार दिया। अब इंदिरा गांधी की हत्या, इस सैन्य कार्रवाई को सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना, जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की गई। तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में सिखों के विरुद्ध हिंसा भड़क गई और हजारों लोग क्या हुए? काटे गए, बहुत लोग मारे गए। ठीक है, इसके बाद पंजाब समझौता होता है, इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है, 84 में चुनाव होता है
और चुनाव के बाद वहां पर क्या होता है, वहां पर चुनाव के बाद देश में राजीव गांधी की सरकार बनती है और तब राजीव गांधी का पंजाब के साथ एक समझौता होता है और उसी समझौते को हम लोग आगे पढ़ने के लिए पंजाब समझौता के नाम से जानते हैं। पंजाब समझौता जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगवाल तथा राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शांति स्थापना के प्रयास भी किया और यहां से आगे बढ़ा। पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान यही था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक हरियाणा है तब तक उसे रहेगा, राजधानी रहेगी हरियाणा की भी और पंजाब की भी। चंडीगढ़ एक स्वायत्त राष्ट्र जगह रहेगा। जिस दिन हरियाणा अपना खुद का एक राजधानी बना लेगा उस दिन चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने के लिए आयोग की एक नियुक्ति की जाएगी, एक आयोग भी बनेगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी और ब्यास नदी के पानी के बंटवारा हेतु भी समझौता होगा। एक न्यायाधिकरण की मांग की गई, गठित की गई। पंजाब में उग्रवाद प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और पंजाब में विशेष सुरक्षा बल भी अधिनियम लागू होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब समझौता हुआ। दोस्तों यहां से 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे याद रखिएगा। डेट 2-3 गो है, याद रखिएगा। 1921 अकाली दल, 1966 पंजाब का अलग होना, 1973 समझौता एक हुआ था वो जहां पे 2 लोग अलग बट गए थे। फिर 1980 में आप अकाली दल के जो चरमपंथी लोग थे उन्होंने कुछ मांग रखते हैं। फिर से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार याद रखिएगा और 84 में इंदिरा गांधी की हत्या और 85 में पंजाब समझौता। यहां से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, मैप का क्वेश्चन हो या 4 नंबर में कोई ना कोई लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाए। अब आता है दोस्तों, इसके बाद हम तीसरा बात पढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत। अब पूर्वोत्तर भारत में कई राज्य हैं, उनकी अलग अलग अपनी अपनी खुद की क्या है, समस्या है। इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं जिससे हम भारत की 40% आबादी यहाँ रहती है। यहाँ की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है, ये भी याद रखिएगा। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है। यह क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। संचार व्यवस्था और लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि के समस्या यहाँ की राजनीति को संवेदनशील बनाती है। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन तथा बाहरी लोगों के विरोध होते रहते हैं। मतलब यहाँ पर 3 मांगे हैं। कुछ राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं, कुछ अलगाववादी आंदोलन के शिकार हैं, तो कुछ लोग बाहरी लोगों की समस्या से जूझ रहे हैं। अब स्वायत्तता की मांग किस राज्य में है? तो आजादी के समय मणिपुर के साथ शुरू से ही धोखा। मणिपुर एवं त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र असम का ही हिस्सा था, जिसमें से अनेक भाषाई जनजातीय समुदाय रहते थे। इन समुदायों ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग राज्यों की मांग की और इसी अलग अलग राज्यों की मांग में एक नागालैंड हम पढ़ते हैं, एक मणिपुर भी पढ़ते हैं यहाँ पर, और इसी तरह से सिक्किम की बात आगे चल के हम करेंगे, गोवा की बात करेंगे, दक्षिण में हम एक तमिल आंदोलन की भी बात करेंगे। दोस्तों ये चैप्टर हमने आपको यहाँ पे बताया। इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें हम बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे और वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों ये हमने वीडियो बनाया, दिखाया आपको, इसमें हमने बताने का प्रयास किया। चैप्टर 4 नंबर का है। मैप तरह यहाँ पे ज्यादा आने की संभावना बनी रहती है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। डेट यहाँ के सारे याद रखिएगा क्योंकि डेट से ही आपके मैप के क्वेश्चन बनेंगे और एक एक करके अलग अलग पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।